गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम हमारी बुक है हमारे अतीत भाग 3 में इतिहास का हम 4th लेसन पढ़ेंगे। हमारे लेसन का नाम है आदिवासी दिक्कू और एक स्वर्ण युग की कल्पना। आदिवासी तो हो गए जो जंगली कबीले के लोग हो गए, और दिक्कू यहाँ पे अंग्रेजों को कहा गया, और एक स्वर्ण युग की कल्पना। इसमें बिरसा मुंडा वो एक आदिवासी है, यानी 1895 ईस्वी में बिरसा नाम के एक आदमी को झारखंड के में छोटा नागपुर के जंगलों और गांवों में घूमते हुए देखा गया। लोग कहते हैं कि उसके पास चमत्कारी शक्ति है, यानी लोग ये मानते थे कि वो बड़ा ही चमत्कारी बंदा है, वह सारी बीमारियां दूर कर सकता है और अनाज की छोटी सी डेयरी को कई गुना बढ़ा सकता है। बिरसा ने खुद ही ऐलान कर दिया था कि उसे भगवान ने लोगों को रक्षा करने के लिए और दिक्कुओं जो भारी लोग थे, भारी लोग उस समय अंग्रेज थे, की गुलामी से आज़ाद कराने के लिए भेजा है। कुछ समय के अंदर हजारों लोग बिरसा के पीछे पीछे चलने लगे। वे उसे अपना भगवान मानते थे, उन्हें यकीन था कि वह उनकी सारी समस्याओं को दूर कर देगा। जो बिरसा था उसका जन्म एक मुंडा परिवार में, यानी उसका पूरा नाम बिरसा मुंडा था, तो मुंडा उनकी कास्ट थी, मुंडा परिवार में हुआ। मुंडा एक जनजातीय समूह है जो छोटा नागपुर में रहता है। बिरसा के समर्थकों में इलाके के दूसरे आदिवासी संथाल और उराव भी शामिल थे। वे सभी अपने आसपास हो रहे बदलावों को अंग्रेजी शासन के कारण पैदा हो रही समस्याओं से बेचैन थे, और उनकी जीवन पद्धति नष्ट हो चुकी थी और वे अपने आजीविका को खतरे में मान रहे थे, और उनका धर्म छिन भिन हो गया था। बिरसा किन समस्याओं को हल करना चाहता था जिन्हें दिक्कू कहा जा रहा था? वे भारी लोग कौन थे? उन्होंने इलाके के लोगों को गुलाम कैसे बना लिया? अंग्रेजों के राज में आदिवासियों के साथ क्या क्या हो रहा था? आदिवासियों का जीवन किस तरह बदल रहा था? ये सारी चीज़ें हम इस अध्याय में पढ़ेंगे। पिछले साल हमने आदिवासी समाज के बारे में पढ़ा था। ज़्यादातर कबीलों के रीति रिवाज और रस्में ब्राह्मणों और निर्धारित रीति रिवाजों और रस्मों से अलग थी, और इन समाजों में गहरे सामाजिक भेद भी नहीं थे जो कि जाति पर आधारित थे। फिर ये जनजातीय समूह किस तरह जीते थे? तो 19 सदी तक देश के विभिन्न भागों में तरह तरह की गतिविधियाँ थी। जैसे कुछ झूम खेती करते थे। झूम खेती का मतलब होता है एक जगह पर टिक के नहीं रहते थे, घूम घूम कर खेती करना। यानी उनमें से कुछ समुदाय झूम खेती करते हैं। झूम खेती को हम घुमंतू खेती भी कहते थे, यानी घूम घूम कर होने वाली खेती। इसमें क्या होता था, इस तरह की खेती अधिकांश जंगलों में छोटे छोटे भूखंडों पर की जाती थी। वे लोग ज़मीन तक धूप लाने के लिए पेड़ों के ऊपरी सिरे काट देते थे और ज़मीन पर उगी घास फूस जलाकर साफ कर देते थे। उसके बाद वे घास फूस के जलने पर पैदा हुई राख को खाली ज़मीन पर छिड़क देते थे, और इस राख में पोटाश होती थी जिससे मिट्टी उपजाऊ हो जाती थी। फिर एक कुल्हाड़ों से पेड़ों काटते थे और कुदालों से ज़मीन की उपज तक की खुर्च देते थे, और वे खेतों को जोतने और बीज रोपने की बजाय उन्हें बस खेत में बिखेर देते थे। जब एक बार फसल तैयार हो जाती थी तो वे उसे काट कर वे दूसरी जगह के लिए चल पड़ते थे। फिर वहाँ जाके फिर यही प्रक्रिया होती थी। कुछ लोग थे वो शिकारी और संग्राहक। शिकारी होता शिकार करके अपना पेट पालते थे, और संग्राहक होता चीज़ें इकट्ठी करते थे। बहुत सारे इलाकों में आदिवासी समूह पशुओं का शिकार करके और वन्य उत्पादों को इकट्ठा करके अपना काम चलाते थे। वे जंगलों को अपनी ज़िंदगी के लिए ज़रूरी मानते थे। उड़ीसा के जंगलों में रहने वाले खोड़ समुदाय, ये एक बिरादरी का नाम है खोड़, इसी प्रकार का समुदाय था। इस समुदाय के लोग टोलियाँ बनाकर शिकार करते थे, और जो हाथ लग जाता उसे आपस में बांट लेते थे, और जंगलों से मिले फलों को और जड़ों को खाते थे। खाना पकाने के लिए वे साल और महुआ के बीजों का तेल इस्तेमाल करते थे, और इलाज के लिए वे बहुत सारी जड़ी बूटियों को इस्तेमाल करते थे। जंगलों से इकट्ठा चीज़ों को स्थानीय बाजारों में बेचा भी करते थे, और उसमें बुनकर और चमड़ा कारीगर भी थे। और चमड़े की रंगाई के लिए कुसुम और पलाश, ये फूल है, इनके फूलों की ज़रूरत होती थी। वे खोड़ समुदाय के लोगों से ही कहते थे। इन समुदायों को चावल और अन्य अनाज कहाँ से मिलते थे? कई बार तो चीज़ों की अदला बदली से काम चल जाता था। वे अपने कीमती वन उत्पादों के बदले ज़रूरत की चीज़ें ले लेते थे, और कई बार उन्हें ज़रूरी चीज़ खरीदने के लिए असली मुट्ठी भर आमदनी का सहारा लेना पड़ता था। उनमें कुछ लोग आसपास के गांवों में नौकरी भी करते थे। कोई बोझ ढोता था, कोई सड़क निर्माण के काम में लगा था, कई आदिवासी खेती मजदूर थे। जब वन उत्पाद कम पड़ जाते थे वे आदिवासियों को मजदूरी के लिए ज़्यादा भटकना पड़ता था। लेकिन उनमें से बहुत सारे समुदाय जैसे मध्य भारत के अंदर बैगा, ये भी एक बिरादरी है, औरों के लिए काम करने से कतराते थे। बैगा खुद को जंगल की संतान मानते थे, और वो जो जंगल की उपज पर ही जिंदा रहते थे। मजदूरी करना बैगाओं के लिए अपमान की बात थी। फिर कुछ जानवर भी पालते थे, यानी कि बहुत सारे आदिवासी समुदाय थे जानवर पालकर अपनी ज़िंदगी बिताते थे। वे चरवाहे थे जो मौसम के हिसाब से मवेशियों या भेड़ों के रेवड़ होता है समूह लेकर यहाँ से वहाँ जाते रहते थे। जब एक जगह घास खत्म हो जाती थी तो वे दूसरे इलाके में चले जाते थे। और पंजाब के पहाड़ों में रहने वाले वन गुज्जर और आंध्र प्रदेश के लंबड़िया आदि समुदाय गाय भैंसों के झुंड पालते थे। कुल्लू के गद्दी समुदाय के लोग गडरिए थे,
और कश्मीर में बकरवाल बकरी पालते थे। तो अगले साल इतिहास की पुस्तक में आप इसके बारे में विस्तार से पढ़ेंगे। और कुछ लोग ऐसे थे जो एक ही जगह पर खेती भी करते थे। 19वीं सदी से पहले बहुत सारे जनजातीय कबीले एक जगह टिककर खेती करते थे। वे बार बार जगह बदलने की बजाय साल एक ही जगह खेती करते थे। वे हलों का इस्तेमाल करने लगे थे और धीरे धीरे उन्होंने ज़मीन पर अधिकार भी मिलते जा रहे थे। बहुत सारे समुदायों में छोटा नागपुर के मुंडाओं की तरह ज़मीन पूरे कबीले की संपत्ति होती थी और कुल के सभी सदस्यों को उन मूल निवासियों का वंशज माना जाता था जिन्होंने सबसे पहले आकर ज़मीन को साफ किया था। लिहाजा ज़मीन पर सभी का बराबर का हक होता था। फिर भी अक्सर ऐसा होता था कि कुल के कुछ लोग और ज़्यादा ताकत जुटा लेते थे और कुल के मुखिया बन जाते थे और बाकी सारे उसके अनुयायी होते थे। जो ताकतवर होते थे वे खुद को खेती करने के बजाय अक्सर अपने ज़मीन बटाई पर ही दे देते थे। ब्रिटिश अफसरों को गोंड और संथाल जैसे एक जगह ठहर कर रहने वाले आदिवासी समूह शिकारी संग्रह या घुमंतु खेती करने वालों के मुकाबले ज़्यादा सभ्य दिखाई देते, क्योंकि जंगलों में रहने वालों को जंगली और बर्बर माना जाता था। अंग्रेज़ों को लगता था कि उन्हें भी स्थायी रूप से एक जगह पर बसना चाहिए और सभ्य बनना ज़रूरी है। तो आज आपने इतना लेसन पढ़ना है, इसको ध्यान से समझना है। हम नेक्स्ट लेसन बाद में करेंगे, अगली वीडियो में करेंगे। ओके।